नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जस्ट बिकॉज क्योंकि आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इस टॉपिक का अर्थ क्या होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला? हम दो केस स्टडी पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे चीन का और दूसरा पढ़ेंगे मैक्सिको का। फिर इन दोनों केस स्टडी को पढ़ने के बाद इस टॉपिक का मैं आपको, इस जो टॉपिक है, हेडिंग है, इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चीन की केस स्टडी से। तो चीन है, चीन का यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो, यहाँ ये वहाँ की संसद है। इस संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी का हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय जन संसद। यानी ये जो अपना हमारे देश के अंदर क्या होता है, हमारी जो संसद है उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है चीन के अंदर। ठीक है, चीन के लोग अपनी संसद को ये कहते हैं। और यहाँ पर ये उसका अनुवाद है क्वांगो रेनमिन दियाइबो दोहाई, ये उनका चाइनीज अनुवाद है। ठीक है। सो आप, हालांकि जो भी मैंने प्रोनाउंसिएशन की वो पूरी तरीके से गलत की है, क्योंकि मैं नहीं इसे क्लियर अच्छे तरीके से पढ़ पाऊंगा। सो जो भी है ये आप देख लेना। अब बेसिकली क्या है, ये जो संसद है इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। तो ये जो संसद है, चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया कि जो संसद है इसे राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि जो चीन की संसद है के लिए प्रति 5 वर्ष चुनाव होते हैं, यानी हर 5 साल बाद इसके संसद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। मतलब हर 5 साल बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं संसद के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि इस संसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है, कि ये जो संसद होता है हमारा, यही हमारे देश के अंदर यानी चीन के अंदर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? अगर एग्जाम में पूछ ले कि चाइना के अंदर राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता, तो आप बताओगे कि राष्ट्रपति वहां पर संसद के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंसद लिखना, क्लियर है? फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस लिखना, या फिर जो ऊपर लिखा गया है आप इसे लिख दोगे। ये तीनों ही एक ही मतलब है। अब क्या होता है, आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर, ये संसद का पूरा फोटो है चाइना के। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं ना। आप देख सकते हो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें पूरे चीन से करीब 3,000 सदस्य आते हैं, यानी पूरे चीन से लगभग 3,000 सदस्य इस संसद के अंदर बैठते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करते हो। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि इस संसद के अंदर कुछ सदस्यों का चुनाव सेना के द्वारा भी किया जाता है। आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब आगे क्या होता है, अब मेन चीज यहाँ पे आता है कि जाहिर सी बात है जो भी इस संसद के अंदर बैठेगा वो चुनाव लड़कर आएगा ना। ऐसे तो नहीं बैठ जाएगा कि मन हुआ चलते फिरते बैठ गया। ऑफकोर्स वो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव के अंदर जीतेगा तो यहाँ पर आके बैठेगा। अब होता क्या है कि चुनाव लड़ने से पहले पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मंजूरी लेनी पड़ती है, कि जितने भी पर्सन इलेक्शन में उस साल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी उसको परमिशन देगी। तो देख लो कितना अजीब सी बात है कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी जो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कैंडिडेट्स को परमिशन दे रही है कि भाई तू चुनाव लड़ और तू चुनाव मत लड़। तो ये कितनी गलत बात है। हमारे देश के अंदर तो ऐसा नहीं होता। हमारे देश के अंदर कहीं देखे हो कि कांग्रेस पार्टी परमिशन दे रही है कैंडिडेट्स को, या बीजेपी परमिशन दे रही है? नहीं, हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो परमिशन देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हो या आप नहीं लड़ सकते, आप एलिजिबल हो नहीं हो। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ही ये सारी कामकाज को देख रही है। अब जब पॉलिटिकल पार्टी सारे कामकाजों को देखेगी तो आपको ऐसा क्या लग सकता है, क्या होगा? ये अगले पॉइंट में समझ में आएगा। क्या बताया जा रहा है कि 2002 और 3 में चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 2002 और 3 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, एक तो खुद को अपने अपने मेंबर्स को परमिशन दे दिया और छोटी छोटी पार्टियों को परमिशन दे दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक देश है। एक्चुअल में नहीं है लोग, लेकिन दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कि हम सभी लोकतांत्रिक देश हैं, लोगों के पास चॉइस है। एक्चुअल में चॉइस है ही नहीं, क्योंकि यही कम्युनिस्ट पार्टी अच्छे उम्मीदवारों को थोड़ी ना एलिजिबल करेगी। वो कहेगी भाई ये गंदा बंदा है, इसे रहने दो, किसी और उम्मीदवार को खड़ा करेगी। मतलब अपने ओपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने देगी।
तो ये छोटी छोटी पार्टियां अगर मिल जाए तो भी कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहली चीज ये बात क्लियर कर लो। अब होता क्या है कि 2003 में चुनाव हुए, छोटी छोटी पार्टी थे और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ी। सो हर बार क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही की ही सरकार बनती, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही परमिशन दे रही है, तो वो अपने बंदों को ज्यादा परमिशन दे देती है। उस पार्टी के जितने भी बंदे होते हैं उन सभी बंदों को परमिशन दे देती है और दूसरी जगहों पे परमिशन ही नहीं देती। तो इसी वजह से हर बार कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। आया इतना क्लियर? अब इतने के बाद अब आते हैं दूसरे केस स्टडी में। दूसरे केस स्टडी में हम क्या समझते हैं, मैक्सिको के बारे में हम समझते हैं। ये यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई फोटो किसका है। ठीक है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा और फिर आप बताइएगा कि किसकी फोटो है। होता क्या है कि 1930 से में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। अब मैक्सिको के अंदर किस्सा अलग है, थोड़े कहानी अलग है। यहाँ पे हर 6 साल बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है कि देश ने कभी भी फौजी शासन नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के अंदर, या फिर तानाशाही नहीं रहा जैसे हिटलर था तानाशाह, ऐसा कभी भी नहीं रहा है। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी ही जीत मिलती थी। अब हुआ क्या कि 2000 से लेकर 2000 के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव के अंदर एक ही पार्टी जीतती थी इलेक्शंस के अंदर। उस पार्टी का नाम क्या था? पीआरआई। यहाँ पे मेंशन है पीआरआई, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एपीआरआई का संक्षिप्त रूप है, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नाम की एक पार्टी की ही जीत मिलती थी। हाँ, अब आ चुका है कमेंट करने के लिए। अब फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये जो आपको झंडा ये दिख रहा है, ये क्या मैक्सिको का झंडा है या फिर ये पीआरआई पार्टी का चिन्ह है? जैसे हर एक पार्टी का चिन्ह होता है हमारे देश के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का चिन्ह है ना। क्या ये उन्हीं का कोई लोगो है या फिर ये मैक्सिको देश का झंडा है? तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अभी तक हमने इतना समझा कि हर 6 साल बाद वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और जब से 2000 के बाद से वहां पे हर बार पीआरआई पार्टी इलेक्शन के अंदर जीतती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सोच सकते हो कि भाई यानी पीआरआई पार्टी बहुत ही ज्यादा दमदार होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये गलत है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं होती थी। अब विपक्षी जो दल था यानी जो अपोजिशन पार्टी थी वो पार्टिसिपेट तो करती थी अपने इलेक्शंस के अंदर, लेकिन कभी इलेक्शंस के अंदर वो जीत कर ही नहीं आ पाती थी। तो आप अगेन आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, सर जो पीआरआई पार्टी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी और वो जनता के लिए काम करती होगी, इसी वजह से पीआरआई पार्टी बार बार जीत रही है और यही कारण है। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? कि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात, यानी पीआरआई पार्टी मशहूर थी इस चीज के लिए, कुख्यात थी कि वो जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाती थी। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पीआरआई पार्टी कौन से हथकंडे अपनाती थी, या मैक्सिको के अंदर जो पीआरआई पार्टी थी वो इलेक्शंस के अंदर कौन से हथकंडे अपनाती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछे तो आपको ये लिख देना है। पहला पॉइंट समझते हैं। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। कि अब पीआरआई पार्टी की सरकार है, ठीक है, वो क्या करती थी, कहती थी कि जो भी सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उन सभी लोगों को कहा जाता था कि जो भी हम पार्टी की बैठक हो रही, यानी पीआरआई पार्टी जो है उसकी जो भी बैठकें होंगी उसमें आप लोगों को जाना अनिवार्य होगा, सरकारी लोगों को। अब ये कोई बेमतलब की बात है, पॉलिटिकल पार्टी आपकी, लेकिन आप सरकारी लोगों को बुला रहे हो, उसमें उनका क्या काम है? आप सरकारी टीचर्स को बुला रहे हो या फिर सरकारी ऑफिसर्स को बुला रहे हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से बुला रहे हो, तो उनका काम ये थोड़ी ना, उनका काम फील्ड में है, ऑफिस में है। आपकी पार्टी के अंदर वो इन्वॉल्व होके क्या करेंगे? तो पहला काम तो ये गलत करती थी। ठीक है, कहते थे ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स का वो मिस यूज किया करती थी, अपने फायदे के लिए उनको यूज किया करती थी, ये सीधा सा मतलब है। दूसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है
कि सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई पार्टी के लिए वोट देने को कहते हैं। अब सरकारी जो स्कूल के जो अध्यापक होते थे वो बच्चों को मोटिवेट किया करते थे, छात्र छात्राएं जितने भी होते थे उनको कहा करते थे कि बेटा बेटी आप ऐसा करो, अपने मम्मी पापा को बोलो कि इस बार इलेक्शंस के अंदर आप सभी लोग पीआरआई पार्टी को वोट दो, और ये जरूर कहना। ऐसे ही टीचर बार बार मोटिवेट किया करते थे उनको, कहते हैं ना प्रेशराइज किया करते थे बच्चों को कि आप लोग क्या करिए, अपने मम्मी पापा से कहिए कि जब भी इलेक्शंस हो, बार बार एग्जाम आ रहा है पता नहीं क्यों, जब भी इलेक्शंस हो सो उस इलेक्शंस के अंदर पीआरआई पार्टी को ही वोट देने को कहो। सो एक ये हो गया। तीसरा होता है मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। अब मीडिया क्या है, अब मीडिया का काम क्या होता है कि जनता को सच दिखाना, विपा जो सरकार है उसके बारे में भी दिखाना, जो विपक्षी पार्टी है उनके बारे में भी बताना। लेकिन ये मीडिया क्या करती थी, विपक्षी पार्टियों के बारे में कुछ दिखाती ही नहीं थी, यानी सारा वो गुणगान किया करती थी पीआरआई पार्टी के बारे में, उनकी पीआरआई पार्टी की अच्छाइयों के बारे में मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर बताती थी, अच्छा बताती थी, गुणगान किया करती थी। लेकिन जो विपक्षी दल थे, अगर वो जो सरकार की आलोचना करते थे कि भाई सरकार ने काम गलत कर दिया, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, उसने ये कर दिया, मीडिया उस चीज की खबर दिखाती ही नहीं थी। अब जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल जब सड़कों पे निकलता था, आंदोलन करता तो मीडिया उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, इग्नोर कर देती थी, कोई कवरेज नहीं होता था, ना न्यूज़पेपर में छपता था, कहीं नहीं, मतलब पूरी तरीके से कहते हैं ना इग्नोर किया करती थी। अगर छपेगा भी तो बहुत ही छोटा ब्लॉक में कहीं कोने वोने डाल देंगे। लेकिन पूरी तरीके से जो मीडिया वो सपोर्ट किसका करती थी, पीआरआई पार्टी का करती थी, ऐसा समझ में आता है। अगला पॉइंट बताया जाता है कि कई बार अंतिम क्षणों में मतदान के केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। अब क्या होता था कि जैसे यहाँ पे इस जगह है, यहाँ पे सभी लोगों को वोट देने आना है, सो ये पीआरआई पार्टी क्या करती थी कि अब अचानक से वो क्या करती, लोगों को पता है कि यहाँ वोट देने हैं, वो लोग जैसे लोग यहाँ इकट्ठे होते वो कहते अब यहाँ पे वोट ही नहीं पड़ेगा, अब इसके लिए दूसरी जगह आपको अगर वोट डालना है तो आपको दूसरी जगह जाके वोट डालना पड़ेगा। सो ऐसे में क्या होगा, कई लोग क्या सोचेंगे कि यार कौन बार बार जाए, छोड़ो घर चलते हैं, आधे लोग वैसे ही घर चले जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे भी वोट डालने। तो इस तरीके की वो बैड प्रैक्टिसेस को किया करती थी, यानी बंदे लोग इकट्ठा है कि यहाँ पे वोटिंग होगा वोटिंग होगा, अब अचानक से आके बोल दी भाई यहाँ पे वोटिंग ही नहीं होगा, अब दूसरी जगह पे जाओ। सो ऐसे में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती थी पीआरआई पार्टी। अभी क्या होता था, लास्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती थी, और जो पीआरआई पार्टी है, जो भी उसके उम्मीदवार इलेक्शंस के अंदर खड़े होते हैं उनके ऊपर बेतहासा पैसा खर्च करती थी, खूब प्रचार प्रसार करने में खूब ज्यादा पैसा खर्च किया करती थी। इवन हमारे देश के अंदर भी प्रचार प्रसार पे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा रखा है, क्या एक लिमिट है कि आप इतने से इतने रुपए तक ही खर्च कर सकते हो इलेक्शंस के अंदर, लेकिन वो लिमिट तो नजर ही नहीं आती। हमारे देश के अंदर भी ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जब भी इलेक्शंस होते हैं बहुत ही ज्यादा करोड़ों रुपए ऐसे ही, कुछ ही कहते हैं ना महीने, एक दो महीने में पूरे उनके बहुत सारे करोड़ रुपए ऐसे ही चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको इलेक्शन जीतना रहता है। अब इससे हमें हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं क्या, जो ऊपर दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है चीन का, जहां पे जनता के पास चॉइस ही नहीं है। चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि सारे उम्मीदवार तो किससे आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से ही आ रहे हैं। जनता को, जो जनता के पास जो चॉइस आ रही है, वो चॉइस भी कैसी है, वो चॉइस ऐसी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा खुद दी गई है। तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, पहली चीज तो ये कि तो हमारी चॉइस भी तुम चुन रहे हो, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, मैक्सिको के उदाहरण में हमें ये समझ में आया कि मैक्सिको के अंदर जो चुनाव हो तो रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो रहे। चुनाव करवाए जा रहे हैं लेकिन चुनाव करवाने के दौरान गलत गलत तरीकों, गलत गलत हथकंडों का उपयोग किया जा रहा है। जो पार्टी है वो निष्पक्ष चुनावी मुकाबला रख ही नहीं रही है, वो अलग अलग तरीकों को अपनाकर खुद जीतने की कोशिश कर रही है, मतलब कहते हैं ना बैड प्रैक्टिसेस कर रही है खुद जीतने के लिए। तो क्या होता है, इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो ये तो नहीं लगता कि इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये कुछ
सही एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली अब हमें क्या समझ में आता है कि लोकतंत्र के अंदर अगली हमें फीचर उसका पता चलता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। कि लोकतंत्र हो, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र चुनाव हो पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। तो पहली चीज आती है लोकतंत्र में निष्पक्षता, कि लोकतंत्र के अंदर क्या निष्पक्ष हो, कि यानी चुनाव सही तरीके से करवाए जाए, मैक्सिको की तरह ऐसा ना हो। और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित, तो स्वतंत्र चुनाव का मतलब होता है कि सारे कैंडिडेट फ्रीली आ सके, मेरा मन है इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का तो मैं कर सकूं। ऐसा ना हो कि मुझे रोक दिया जाए किसी एक पार्टी के द्वारा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा रोका जा रहा है। तो कहाँ का स्वतंत्रता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ तो मेरे को पहले परमिशन लेके आनी पड़ेगी, फिर तो मैं लड़ पाऊंगा, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से। वो कम्युनिस्ट पार्टी मुझे देखकर तो दे नहीं वाली, अगर उसके पार्टी से नहीं खड़ा हुआ तो ये समझ में आया कि लोकतंत्र के अंदर निष्पक्षता और स्वतंत्रता होना जरूरी है। निष्पक्षता का मतलब चीटिंग ना हो, स्वतंत्रता का मतलब कि कई सारे लोग इंट आ सकें, चॉइस हो लोगों के पास। ऐसा ना हो कि कह सकते हैं ना कि किसी से परमिशन लेना पड़े, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन तो ना लेना पड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन ना लेना पड़े, होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। ऐसे में क्या होगा कि जीत हार का समान अवसर होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या कभी हारेगी? कभी नहीं हारेगी। ठीक है, मैक्सिको के अंदर इस तरीके से वो बैड प्रैक्टिसेस करेगा तो क्या हारेगा? 2000 के बाद तो हारी ही नहीं। तो इसी हिसाब से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी पूरा करो, अभी कमेंट करो, अभी लाइक करो और अभी शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।